हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज़ एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? जस्ट अ मिनट। आर यू एबल टू सी मी? सब देख पा रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट सेशन। तो ये वाला सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अभी खत्म हो जाएगा और shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और देखेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस सेक्शंस। अलग अलग सेक्शंस के लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो भी देखेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन लिखवा दिया था आपको, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन दैट कैन बी कट फ्रॉम अ वुडन लॉग ऑफ सर्कुलर सेक्शन। ठीक है। जय श्री राम। कल क्लास नहीं रहेगी सर। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ना, वीकडेज बैच है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ। देखो हमारे पास एक वुडन लॉग ऑफ वुड है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। ये लकड़ी है, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। अब इससे हमको क्या निकालना है, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करना है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो, बेंडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ठीक है ना। तो इस तरह का सेक्शन कट करेंगे जो कि बेंडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो वो कैसे आ सकता है, वो ऐसे आ सकता है। देखो कैसे आ सकता है, इट कैन कम व्हेन, इसका ना विड्थ और डेप्थ थोड़ा सा सही से हमें डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। विड्थ और डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो लेट अस से इसकी जो विड्थ है, विड्थ लेट अस से बी विड्थ का और डी डेप्थ का सेक्शन हमको डिजाइन करना है ना। तो दिस इज द डायमीटर। ये वुडन लॉग है, इसका डायमीटर डी है, ये डायमीटर डी है। ठीक है। और ये डेप्थ की जगह फिर हम एक काम करते हैं, इसको एच लिख देते हैं। ठीक है। लेट अस राइट इट एज एच, ये हाइट एच। तो जो रेक्टेंगुलर सेक्शन मिलेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हो सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए उसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होना चाहिए। और डायमीटर तो कांस्टेंट है, डायमीटर हम चेंज नहीं कर सकते। तो डायमीटर के हिसाब से विड्थ और हाइट, इसका जो रेशियो है वो इस तरह से होना चाहिए कि इसका सेक्शन मॉडुलस हाईएस्ट निकल के आए, सबसे ज्यादा सेक्शन मॉडुलस निकल के आए। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो डायमीटर, विड्थ और हाइट के बीच में ना रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। अब विड्थ हाइट ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। तो ये वाला जो ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो एक रिलेशनशिप तो हमको सीधे सीधे ऐसे दिखाई दे गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। तो ये पहला रिलेशनशिप तो ऐसे ही मिल गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमको इसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा चाहिए। हाईएस्ट सेक्शन मॉडुलस के लिए पहले तो सेक्शन मॉडुलस लिखते हैं। सेक्शन मॉडुलस आएगा क्या, सेक्शन मॉडुलस इसका स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ऐसा रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा हो। तो सेक्शन मॉडुलस Z कितना आ जाएगा इसका, बी एच स्क्वायर बाय 6, बी एच स्क्वायर बाय 6, यस और नो। बी डी स्क्वायर बाय 6 होता है, आई क्या होता है, बी डी क्यूब बाय 12 होता है ना। और इसके h बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो बी एच स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस हमारे पास आ गया। अब सेक्शन मॉडुलस के अंदर ना एच स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं। एच स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दें, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों ऐसा कर दें, ऐसा इसलिए कर दें क्योंकि क्योंकि मुझे नहीं पता, आप बताओ क्यों कर दें ऐसा। एच स्क्वायर को हमने डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, यहां से ना एच स्क्वायर की वैल्यू लेके यहां पर रख दी। ऐसा क्यों कर दिया, बी और एच दोनों में रिलेशनशिप क्यों नहीं रखा रहने दिया, ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि
डायमीटर के टर्म्स में हमको एक वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना, एक वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए। तो एक वेरिएबल में इक्वेशन कैसे आएगी? यहां पर अभी विड्थ और हाइट दोनों ही वेरिएबल हैं, है ना। जैसे जैसे विड्थ चेंज करते जाएंगे हाइट चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे हाइट चेंज करते जाएंगे विड्थ चेंज होती जाएगी, लेकिन डायमीटर कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हमको ये जो सेक्शन मॉडुलस था ये किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में चाहिए, ताकि हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज कर सकें। अब हम डी जेड बाई डी बी इक्वल टू जीरो कर देंगे तो मैक्सिमम जेड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मैक्सिमम जेड की कंडीशन मिल जाएगी। तो जेड यानी सेक्शन मॉडुलस जब मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारा सेक्शन मॉडुलस स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, हमारा ये सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो जेड को और थोड़ा सा फर्दर देखते हैं। जेड इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? बी डी स्क्वायर बाय सिक्स, बी डी स्क्वायर बाय सिक्स माइनस बी क्यूब बाय सिक्स, माइनस बी क्यूब बाय सिक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा, अच्छा, फॉर मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस, फॉर मैक्सिमम जेड क्या करना होगा? डी जेड बाई डी बी इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, डी जेड बाई डी बी जीरो कर देंगे। तो डी जेड बाई डी बी कैलकुलेट करते हैं। डी जेड बाई डी बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय सिक्स माइनस थ्री डी स्क्वायर बाय सिक्स, ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाय, अच्छा, और ये जीरो हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय सिक्स माइनस डी स्क्वायर बाय टू। एक मिनट, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, हाँ ये बी आएगा ना, थ्री डी स्क्वायर क्यों आएगा? ये थ्री बी स्क्वायर बाय सिक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री बी स्क्वायर बाय सिक्स। तो यहाँ पर आ गया थ्री बी स्क्वायर बाय सिक्स, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू डी स्क्वायर बाय सिक्स माइनस थ्री बी स्क्वायर बाय सिक्स, ठीक है। तो यहां से हमको b की वैल्यू जो आ जाएगी, b कितना आ जाएगा? d बाय रूट थ्री, बी की वैल्यू आ गई d बाय रूट थ्री, क्लियर है। तो विड्थ आ गया डेप्थ के टर्म्स में, जब b आ गया डेप्थ के टर्म्स में तो अब h भी कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आराम से, h कैलकुलेट कर लेते हैं। तो h कितना हो जाएगा? यहां से फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर बाय थ्री, डी स्क्वायर बाय थ्री, तो ये हो जाएगा टू डी स्क्वायर बाय थ्री। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी इंटू रूट टू बाय थ्री, ठीक है ना। अब जरा एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा था। लेट अस सी व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा था देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ, हाइट टू विड्थ का रेशियो पूछा था। तो h बाय बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट टू डी बाय रूट थ्री, रूट टू डी बाय रूट थ्री डिवाइडेड बाय डी बाय रूट थ्री, ये हो जाएगा h बाय बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू। ठीक है, तो हाइट और विड्थ का रेशियो आ जाएगा रूट टू। क्लियर है सबको? चलो बताओ, किसी को कोई डाउट है किसी जगह पर? इज देयर एनी डाउट एट एनी प्लेस? क्लियर एवरीवन? चलो बहुत ही बढ़िया। रूट टू कहाँ है? रूट टू, हाँ तो रूट टू है तो, अच्छा आंसर बता दिया आपने, चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। लिखने का टाइम ले लो, लिखो। कहाँ से लिखना है? पहले पेज से लिख लो, हो जाए तो बता देना। सर अब कॉन्फिडेंस आने लगा है सोम में, चलो ये बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए दुनिया फतेह करने के लिए। ऑल ऑफ यू राइट डाउन, लिख लो सब लोग।
डी वाई बाय बी लिख सकते हैं डी जेड बाय बी की जगह पर डी वाई बाय बी। अच्छा, ये वाई है क्या? अरे लिखने को तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वो रोका किसने है? लेकिन हम y का डिफरेंशिएशन तो नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं z का, तो डी वाई बाय बी क्यों लिखोगे? डी जेड बाय डी बी, ये जीरो क्यों लिखे? मैक्सिमा की वैल्यू, मैक्सिमा की कंडीशन आपको पता है? मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन आपको पता है क्या होती है? हाँ, डीपीपी 3 की जो सॉल्यूशन वीडियो मिलेगी वो आपको मंडे को मिलेगी, ठीक है? तब तक आप लोग डीपीपी 3 के क्वेश्चंस को और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मंडे को मिलेगी वो, ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड, यही आखिरी स्लाइड है, ठीक है? लिख लिया सबने? सर प्रीवियस क्वेश्चन में ट्राइंगल के लिए 36 की जगह पर 12 क्यों लिए हैं? हमने बेस के अबाउट ले रहे हैं ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट ले रहे हैं? एक्स, ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर बेस के अबाउट ले रहे हैं? कॉलेज का पढ़ाई करो तो यहाँ के टाइम नहीं मिलता, और यहाँ की पढ़ाई करो तो कॉलेज का टाइम नहीं मिलता, तो सब्जेक्ट अलग अलग चल रहे हैं क्या, कॉलेज के और यहाँ के? डन हो गया? चलो आगे चले, नेक्स्ट। आगे चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है? सब्जेक्ट अलग अलग चल रहे हैं, तो आपको दो दो सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है। कॉलेज में आप मस्ती वस्ती करते रहते हो या फिर पढ़ाई करते हो सीरियसली? कॉलेज में कितने घंटे पढ़ाई होती है? या तफरी मारते रहते हो, कैंटीन में बैठे रहते हो, लड़कियां ताड़ते रहते हो, क्या करते हो? कॉलेज में पढ़ाई तो नहीं करते होगे, मुझे तो नहीं लगता तो तुम लोग पढ़ते हो कॉलेज में। तो फॉर अ सर्कुलर सेक्शन आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो ये हमने देखा था कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई प्लेन के अंदर होती हैं, और आई जेड जेड इन दोनों से परपेंडिकुलर जा रहा होता है ना? इन दोनों से परपेंडिकुलर जा रहा होता है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 57% बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्या बात है बच्चे, मतलब सुनने लगे हैं आजकल, हाँ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये तो भी तो देख लें, टॉप 5 बच्चे, हर्ष, सोनू, अभिषेक, पंकज और करिश्मा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तुमको मैकेनिकल में रहने बोला किसने है? अपने डिपार्टमेंट में तो तुम वैसे ही नहीं रुकते होगे, है ना मिथुन? ओके, द assumption generally made in theory of simple bending, beam material is perfectly homogeneous and isotropic, ये वाला तो assumption हम लेते हैं ना। बीम मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ इज वैलिड, इलास्टिक लिमिट के अंदर प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये भी रखते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे assumptions वैलिड हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो ऑल ऑफ द अबव तो सरकारी ऑप्शन है, जब भी आए तो मतलब ये समझ लेना कि ज्यादातर टाइम, और 75% बच्चों ने सही भी किया है। अगर आप ऑल ऑफ द अबव ज्यादातर टाइम, मैक्सिमम टाइम ना ऑल ऑफ द अबव ही टिक करोगे तो ज्यादातर टाइम वो सही होगा, है ना, भले ही नहीं आता हो। तो हरिओम, पवनेश, अजय, तन्मय
और मनीष, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बताओ। तुम्हारे पास 20 सेकंड पहले बोल रहा था, 20 सेकंड के आंसर तो बड़े अंदर बड़े आराम से कर सकते हो। 20 सेकंड कम है क्या इस तरह के क्वेश्चन के लिए? बहुत हैं 20 सेकंड। ठीक है, तो प्योर बेंडिंग के लिए कौन सी इक्वेशन वैलिड है? ठीक है, m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। हाँ, यही तो इक्वेशन वैलिड है। एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये करते हैं। इसमें देखें तो क्या गड़बड़ है, एम अपॉन जेड कर दिया, आई होता है ना, जेड नहीं होता। एम अपॉन ई आई नहीं होता, एम अपॉन आई होता है। और यहाँ पर ई अपॉन आर होता है, दोनों गलत है। यहाँ पर जेड अपॉन वाई, जेड कहाँ कुछ भी मतलब है, एम अपॉन आर। चलो खैर, पहली वाली इक्वेशन सबसे पहली वाली वैलिड है, सही है। 76.54%, वेरी गुड। शताक्षी, सितांशु, मनु, देवराज और गौरव, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो वाला है जो हम कराने वाले थे, है ना। मैंने कहा था ना कि एक बीम ऐसे में है, लंबाई में है ना, और एक बीम ऐसे में है। दोनों का एरिया सेम है, बी इंटू बी बाई टू और बी इंटू बी बाई टू, एरिया इज सेम। लेकिन एक बीम को ऐसे लिटा के रखा हुआ है, एक बीम को ऐसे में रखा हुआ है। तो किसका, यहां पर मैंने तो पूछा था आपसे कि सेक्शन मॉडुलस किसका ज्यादा होगा। यहां पर पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस कितनी इंड्यूस होंगी, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस कितनी इंड्यूस होंगी। और सेम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट सेम अप्लाई किया हुआ है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस का रिलेशनशिप पूछा है। तो पहली वाली बीम ये है ए, ठीक है, और ये दूसरी बीम बी। इन दोनों के जो बेंडिंग स्ट्रेसेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, इसका सिग्मा ए हो जाएगा, इसका सिग्मा बी हो जाएगा। तो सिग्मा ए और सिग्मा बी का रेशियो आप लोग फाइंड करो जल्दी से। सिग्मा ए और सिग्मा बी का रेशियो फाइंड करना है। चलो 60 सेकंड का पोल दे देते हैं ये। सोनू कुमार के साथ की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, पोल नहीं आ रहा, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। यहां पर इसमें देखते हैं, देखो बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम, यहां पर सिग्मा, यहां पर ना कलर दूसरा चेंज किया जाए। देखो सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, ठीक है ना। तो स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाय जेड, ठीक है ना। तो सिग्मा ए, अच्छा बेंडिंग मोमेंट भी सेम है, तो सिग्मा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाएगा। तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी विल बी इक्वल टू जेड बी अपॉन जेड ए हो जाएगा, जेड बी अपॉन जेड ए। यहां तक क्लियर है सबको? हमारे पास ये इक्वेशन होती थी सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई। आपको मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए तो मैक्सिमम वाई रखोगे, वाई को ऊपर ले जाओगे, यहाँ पर वाई आई के नीचे आ जाएगा, तो एम बाई जेड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, वैसे यहाँ पर प्रोपोर्शनल ना लिखें, यहाँ पर इक्वल टू लिख दें, है ना। स्ट्रेस विल बी इक्वल टू एम बाई जेड होता है, यानी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो यानी सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी क्या हो जाएगा, जेड बी अपॉन जेड ए। सेक्शन मॉडुलस ऑफ बी डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए। सेक्शन मॉडुलस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाय 6। तो यहां पर बी कितना हो जाएगा, बी विड्थ, विड्थ हो जाएगा बी बाई टू, विड्थ हो जाएगा बी बाई टू, और डेप्थ हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 होल अपॉन ए।
ए का सेक्शन मॉडुलस ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाय 2। यहां की विड्थ हो गई है बी बी और डेप्थ हो गई है बी बाय टू स्क्वायर बाय 6। ठीक है ना। तो यहां पर 6 और 6 तो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बी क्यूब था नीचे बी क्यूब था वो भी कैंसिल आउट हो गया, बी क्यूब और बी क्यूब भी कैंसिल आउट हो गए। यहां पर बचा ऊपर हाफ था और नीचे था 1/4। हाफ डिवाइडेड बाय 1/4 यानी ये हो जाएगा 4/2, यानी स्ट्रेस इन ए, मैक्सिमम स्ट्रेस इन ए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्ट्रेस इन बी, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। स्ट्रेस इन ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्ट्रेस इन बी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। समझ में आया सबको? समझ में आ गया। और सेक्शन मॉडुलस का अगर रेशियो निकालेंगे तो 2 टाइम्स हो गया कि नहीं सेक्शन मॉडुलस? बताओ, इसका सेक्शन मॉडुलस इससे दुगना है, सेक्शन मॉडुलस का रेशियो निकाल लो, वो भी वही आ जाएगा। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। ठीक, तो इसका सही आंसर बी। देखें किस किसने सही किया। तो 40% बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। चंदन, सत्यम, अनन्या, दीपक और गणेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर ना कुछ चीजें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो, ये सीधे सीधे एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं लिखवा देता हूं आपको, राइट डाउन, दे कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है ना। तो आप लिख लो यहां पर हेडिंग, अरे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन some important results। some important results। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास एक इस तरह का सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर सेक्शन डायगोनली इस तरह से रखा हुआ है ना, इट इज केप्ट डायगोनली लाइक दिस। अब इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, बेंडिंग स्ट्रेस या इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ना हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? अगर ना ऊपर और नीचे का ना थोड़ा थोड़ा पार्ट ना कट करके निकाल दिया जाए। अगर इसका इतना पार्ट कट करके हटा दें, है ना, और इतना पार्ट कट करके हटा दें, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ाई जा सकती है, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें कितना पार्ट कट करना है, हाउ मच पार्ट हैज टू बी कट। इसका जो पार्ट कट करना है कि लेट अस से दिस लेंथ इज ए, ये जो साइड है ये ए साइड का स्क्वायर है, साइड इज ए, है ना। तो ये वाला जो पार्ट कट करना है दिस इज a/9√2। इसकी हाइट अगर a/9√2, इतनी हाइट अगर कट कर दी जाए ऊपर नीचे से, है ना, ऊपर नीचे से अगर इतनी हाइट कट कर दी जाए, या फिर अगर ये टेढ़ी हाइट के टर्म्स में बोला जाए, टेढ़ी हाइट के टर्म्स में अगर बोला जाए, तो ये टेढ़ी हाइट कितनी, a/9, a/9। अगर ये वर्टिकल हाइट के टर्म्स में पूछा जाए तो a/9√2 हो जाएगा, लेकिन टेढ़ी हाइट के टर्म्स में पूछा जाए, दोनों हैं बराबर बराबर। ये मत समझना कि यहाँ कम कट किया है या ज्यादा कट किया है, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर कट किए हैं। लेकिन यहाँ पर ये वर्टिकल हाइट के टर्म्स में, ए के टर्म्स में बोला है वर्टिकल हाइट कितनी कट करें, और यहाँ पर ये वाली इंक्लाइंड वाली हाइट है ना, ये डिस्टेंस। तो एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो दोनों लिखा दिए मैंने, वर्टिकल हाइट a/9√2 कट कर दें और इंक्लाइंड हाइट, इंक्लाइंड डिस्टेंस a/9 कट कर दें। ठीक है ना। सॉल्व करने में 1 मिनट लग गया, कोई बात नहीं बेटा, इतना घबराते नहीं। ठीक है, लग गया तो लग गया, पोल चली गई तो चली गई, कौन सा तुम्हारा एग्जाम में सिलेक्शन था इस पोल से? हाँ, राइट डाउन। तो चलो चलो ये समझ में आ गया। अगर ऊपर का और नीचे का इतना इतना पार्ट अगर कट करके हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सेक्शन। ठीक है, तो लिख लो, इफ इन द डायमंड सेक्शन टॉप एंड बॉटम, इफ
in the diamond section, top and bottom portions are removed as shown in figure. Portions are removed as shown in figure, then the diamond section will become strongest. Then the diamond section will become strongest. स्ट्रेंथ इंक्रीज कितनी हो जाएगी? स्ट्रेंथ इंक्रीज लिख लो, स्ट्रेंथ इंक्रीज 5.35%, 5.35%. But distance between neutral axis to extreme fiber is less, then why strength increases? हाँ, तब तो स्ट्रेंथ इंक्रीज ही होनी चाहिए ना, है कि नहीं? आदित्य बताओ. Z इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स, ठीक है ना? यानी वाई मैक्स कम हुआ, वाई मैक्स जब कम हुआ, ये वैल्यू कम हो गई, तो Z बढ़ जाएगा ना? बताओ जरा. वाई मैक्स when reduces, when वाई मैक्स reduces, then Z will increase. ठीक, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट, आगे चलते हैं. हमारे पास एक सर्कुलर सेक्शन है. सर्कुलर सेक्शन, ठीक है. नाउ इस सर्कुलर सेक्शन में क्या किया हमने कि ऊपर का टोटल डायमीटर इसका d था, टोटल डायमीटर इज d. और यहां से कुछ हिस्सा हटा दिया, वी रिमूव सम पार्ट, है ना? और यहां से भी कुछ हिस्सा हटा दिया, वी रिमूव्ड सम पार्ट. कितना हिस्सा हटाना है? ये हटाना है 0.11d. कितना हटाना है? 0.11d, 0.11 ऑफ डायमीटर. यहां से भी 0.11 ऑफ डायमीटर, ठीक है. अब इसमें से इतना हिस्सा हटा देंगे तब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा. ठीक है, राइट. बाय रिमूविंग 0.11d, by removing 0.11d from top and bottom, from top and bottom as shown in figure, as shown in figure, the strength of circular section can be increased by, the strength of circular section can be increased by 0.7% in bending.
इन बेंडिंग। ठीक है, लिख लो। बट सर आपने बताया था जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर, नहीं मैंने ये नहीं बताया था। नो, दोबारा बताता हूं मैंने क्या बताया था। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, सुनो, कंफ्यूजन हो गया आपको। मैंने ये बताया था कि एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन जितना दूर दूर होगा, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि जितना दूर दूर हो। ठीक है, अभी यहां पर हमने मैक्सिमम डिस्टेंस कम किया है, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ही है ना, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी चेंज किया। अभी यहां पर मैं अगर ऐसा करूं कि डिस्टेंस इतना ही रखूं, ठीक है, यहां तक डिस्टेंस रखा मैंने, लेकिन ये पूरे एरिया को उठा के और इसको दूर दूर पहुंचा दिया, मतलब इसको ना ऐसे पहुंचा दिया कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस के पास वाला एरिया है इसको दूर पहुंचाया। ठीक है, यहां पर बीच में कम एरिया कर दिया, है ना, और फिर दूर पहुंचा दिया यहां पर एरिया। तो क्या हुआ, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उसको चेंज नहीं किया, लेकिन एरिया को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि ज्यादा एरिया न्यूट्रल एक्सिस के दूर हो गया। समझ में आई बात? तो देयर इज डिफरेंस। हम जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना, इसको और इसको, तो इसमें हर चीज चेंज नहीं करते। अगर किसी एक पैरामीटर पे कंपैरिजन होता है ना, तो बाकी के पैरामीटर्स कांस्टेंट रख के फिर उस अकेले पैरामीटर को चेंज किया जाता है, तब डिफरेंस पता चलता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आप सोना खरीदने जा रहे हो, ठीक है ना, तो महंगा सोना कब होगा? जब वो ज्यादा प्योर होगा, उसमें अगर मिलावट है तो सस्ता हो जाएगा, और अगर मिलावट नहीं है तो महंगा हो जाएगा। ठीक है ना? फिर कोई कह दे कि नहीं नहीं सर, मैंने ना जो मिलावट वाला था ना वो 1 किलो सोना खरीदा, ठीक है, और जो शुद्ध वाला था वो 1 ग्राम खरीदा, तो सर आपका तो गलत हो गया। ठीक है, तो दो दो चीजें वेरी कर दी ना। अब वजन वजन चेंज करने की किसने कही थी? ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो हम जब कंपेयर करेंगे तो हर चीज नहीं चेंज कर देते हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं, है ना। जब हम मैक्सिमम डिस्टेंस को सेम रख रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि एरिया ज्यादा से ज्यादा दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस इस केस में है और मैक्सिमम डिस्टेंस इस केस में है न्यूट्रल एक्सिस से, वो दोनों सेम है, और फिर हमने एरिया को दूर डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, और जब इधर पर कर रहे हैं तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं किया अभी। ठीक है, इन दिस केस वी हैव नॉट चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन, बट मैक्सिमम डिस्टेंस को कम कर दिया, तो जब ये वाई मैक्स रिड्यूस हो गया तो जेड बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ही वाई मैक्स, ये वाई मैक्स कम करते जाओ, तो फिर तो जो एरिया स्ट्रेस ले रहा था वो भी चला ही गया, फिर रेजिस्ट कौन करेगा? ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर। तो अभी हम लेते हैं जरा 1 मिनट का ब्रेक। ठीक है, सब लोग 1 मिनट का ब्रेक लेंगे।
हो गई खुराफात चालू। चलो तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला है, बढ़िया सा प्यारा सा फॉर्मूला है, वो क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये सारे के सारे सेक्शंस पर वैलिड है, ठीक है, ठीक है। इट इज वैलिड फॉर ऑल द सेक्शंस। तो जनरल फॉर्मूला शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का देख लो। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हर एक सेक्शन के लिए वैलिड है। जनरल फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल सेक्शंस, ठीक है। जनरल फॉर्मूला का मतलब ही यही है, इट विल बी वैलिड फॉर ऑल द सेक्शंस। तो शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू वी ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है ना। अब यहां पर v क्या है, a क्या है, y बार क्या है, i क्या है, b क्या है, ये सारी की सारी चीजें समझनी है, ठीक है। v क्या होता है, v इज शियर फोर्स, v इज शियर फोर्स, ठीक है। शियर फोर्स जो कि हमारे क्रॉस सेक्शन पर एक्ट कर रहा है। तो पहले क्रॉस सेक्शन भी बना लेते हैं कि किस तरह का क्रॉस सेक्शन है। लेट अस से, एक मिनट जरा पानी पी लें, डकार सा रही है। दोनों खत्म, एक मिनट। न्यू चैप्टर स्टार्ट, यस न्यू चैप्टर स्टार्ट, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन न्यू चैप्टर। पानी भर के दे दो। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो सब लोग। हाँ तो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन है। सत्यम, सत्यम इज लाफिंग, वाई। सत्यम ने मूवी देखी, सत्यम शिवम सुंदरम। पता है एक महीना होने होने वाला है पूरा, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। दो दो पेड बैचेस एक साथ हैं, एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर अदर, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, और मैं पानी तक नहीं पी पाता हूँ ढंग से, इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो क्या है कि ये चेहरे पे ना ये फुंसियाँ पानी की कमी से हो जाते हैं ना, ये होने लगे हैं। वी की जगह एफ लिखिए, आप अपनी कॉपी में लिख लो ना। गेट का बैच है अभी, और तो ये एक छोटा सा कमरा है, इसी कमरे में पूरा एक महीना बीता है मेरा। मतलब इस कमरे से बाहर थोड़ी सी बहुत टाइम के लिए जाता हूँ, जैसे अभी पानी के लिए गया ना, पानी मांगने, कभी खाना खाने के लिए चला जाता हूँ, इस कमरे से बाहर पूरा एक मंथ होने को आ गया। यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर खिड़की से मौसम चेंज होता हुआ कभी कभी दिखाई देता है, एंड एंटायर डे इज, और पूरा एक महीने से लगातार। तो अभी ये कोर्स खत्म होगा ना, तब मैं थोड़ा सा खुल के थोड़ा सा सोऊंगा ढंग से, और थोड़ी सी सांस लूंगा थोड़ी बाहर की हवा में, ठीक है। तो आप लोगों को लगता होगा कि टीचर्स की ज़िंदगी बड़ी आसान सी होती है, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। किसी भी जॉब में, किसी भी, मतलब मैं अकेले टीचर की नहीं कह रहा, हर हर एक जॉब में, हर एक प्रोफेशन में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो आप कभी ये सोच के मत बैठना कि बस इतना सा, ये सबसे बड़ा झूठ होता है जो मम्मी पापा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं कि जब 10th हो जाएगा ना, बस फिर 10th बस करना है, फिर तो जिंदगी ऐश में, है ना। फिर 12th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, अरे बस फिर जिंदगी ऐश में एकदम। फिर आईआईटी क्लियर हो जाएगा या एआई ट्रिपल ई क्लियर हो जाएगा, बस ये कर लिया, फिर पूरी जिंदगी मजे में। फिर ऐसा चलते ही जाता है ना। फिर जॉब लग जाएगी, अरे फिर जॉब में पहुंचते हैं, अरे एक प्रमोशन हो जाएगा, अरे उसमें, अरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये चलता ही रहता है जिंदगी भर। कभी भी ऐसा होता नहीं है कि आप एकदम रिलैक्स हो गए, है ना।
कि एकदम मजे में, हमेशा भागा दौड़ी करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। पहले जब अपने पापा वगैरह थे तब तो जिंदगी फिर भी आसान थी, लेकिन आजकल बहुत टफ है। चलो आगे चलते हैं। है ना, आपको भी इस तरह से सुनाते होंगे पापा मम्मी वगैरह सब बचपन से, है ना, अरे टेंथ बस कर लो, टेंथ टेंथ कर लो बस, फिर तो सब बढ़िया है ना, ऐसे। हाँ। चलो तो अब हम ना जनरल फॉर्मूला देखते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या है। तो हालांकि हमने लिखा बनाया तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, बट दिस इज वैलिड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन, हर तरह के क्रॉस सेक्शन के लिए। हाँ, ठीक है, हर तरह के क्रॉस सेक्शन के लिए ये वैलिड है। तो V क्या है, V इज द shear फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सेक्शन, V इज shear फोर्स। और फिर नौकरी वोकरी लगने के बाद सबसे बड़ी समस्या शादी हो जाएगी, फिर नहीं बैठ पाओगे चैन से। shear फोर्स एक्टिंग एट दैट सेक्शन, ठीक है। A, अब ये जो A है ना, A और Y बार, ये थोड़ा मुश्किल है समझना, ठीक है। हाँ सही बात है, जब सुकून भगवान को नहीं मिल पाया धरती पर आके, वो भी कष्ट में ही रहे, हम तो इंसान हैं। चलो अब ना ये इन बातों से हटके वापस से पढ़ाई की बात पे आते हैं, ठीक है। लेट्स कम बैक टू स्टडी, ओके। चलिए, ए और वाई बार ये समझना मुश्किल काम है, तो इस पे ध्यान देंगे सब लोग। किस पे ध्यान देंगे, ए और वाई बार पे सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। वी तो सबको पता है शेयर फोर्स है, इसको वी को कभी एस से लिख लिया, कभी एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, आपका जो मन हो उससे रिप्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए और वाई बार समझते हैं। अब आपको जैसे बेंडिंग स्ट्रेस था, देखो ध्यान से देखना, जैसे हमारी बीम थी, बीम के ऊपर बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, बीम के ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है। जब बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रही हैं, और बेंडिंग स्ट्रेसेस का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ना, बेंडिंग स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। तो सबसे ऊपर, अच्छा बहुत सारे बच्चों को ना ये नहीं समझ में आया होगा कि नया चैप्टर शुरू हो गया है ना, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, न्यू चैप्टर लिख देते हैं अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में। और न्यू चैप्टर ना हमेशा कॉपी में ना, रजिस्टर में नए पेज से शुरू किया करो। ठीक है, दिस इज न्यू चैप्टर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से नंबर का चैप्टर है, डेंजरस लग रहा है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। चलो देखो, अब हम आते हैं यहां पर, तो शियर फोर्स एफ हो गया, ठीक है। हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है, एक बीम है, बीम के ऊपर बेंडिंग मोमेंट इस तरह से एक्ट कर रहा है। अब इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ना, कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या आ रही थी, बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रही थी, और बेंडिंग स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था। ऐसे ही जब शियर फोर्स आ रही है तो शियर फोर्स का भी तो डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। और यहां पर जब बेंडिंग मोमेंट आ रहा था तो हमने देखा था इस सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू अलग, इस सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, सेक्शन नहीं सॉरी, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो किसी एक सेक्शन पर अगर बेंडिंग मोमेंट m है तो वहां पर अलोंग द डेप्थ बेंडिंग जो स्ट्रेसेस हैं वो इस तरह से चेंज हो रहे हैं, सबसे ऊपर वाले फाइबर पर सबसे ज्यादा, सबसे नीचे वाले फाइबर पर सबसे ज्यादा, बीच में जो स्ट्रेस है वो जीरो, ठीक है, बीच में स्ट्रेस जीरो, ठीक है ना, क्लियर। अब जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, शियर स्ट्रेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन हम जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो ये रहा। अब शियर स्ट्रेस, ये जो टाउ है, ये क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से किसी डिस्टेंस पर इतनी शियर स्ट्रेस आ रही होगी, यही बता रहा होगा ना टाउ,
टाउ क्या बता रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर यहां पर इतनी शियर स्ट्रेस आ रही है, ये रिप्रेजेंटेशन है। न्यूट्रल एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर इतना टाउ आ रहा है, ठीक है ना। तो ए क्या है, ए यहां पर क्या है, ये टोटल एरिया नहीं है ए, है ना। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जरा समझो। ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाला एरिया, वो वाला एरिया जो कि कितने दूरी पर है यहां से उतने दूरी पर है जिस जगह पर हम ये स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वाई डिस्टेंस पर अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इससे बाकी का जो बचा हुआ एरिया ना, ऊपर का एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, ये हो जाएगा ए। ठीक है, दिस विल बी ए। ये जो शेडेड एरिया है ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लो ए क्या है, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। तो जो एरिया मैंने अभी शेड कर दिया है ना, ये वो वाला एरिया है। तो अगर मैं शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं इस वाली जगह पर, ठीक है, अगर मैं शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं इस वाली जगह पर, तो मेरे लिए ए क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस से बाकी का पूरा जो ऊपर का इस तरफ का जो एरिया है पूरा का पूरा वो एरिया हो जाएगा ए। ठीक है, ए समझ में आ गया। मेरे नाम में मैजिक हो रहा है, अरे वाह। मैजिक क्या है? ए समझ में आ गया सबको, जल्दी बताओ। ए समझ में आ गया क्या? इज ए क्लियर और नॉट? जिस लोकेशन पर आपको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है उससे आगे का पूरा एरिया ए हो जाएगा, है ना। दैट एंटायर एरिया विल बी ए। ठीक है, अब वाई बार समझते हैं। वाई बार क्या हो जाएगा, ये इस एरिया का सेंट्रोइड है और इस एरिया का सेंट्रोइड का डिस्टेंस यहां से न्यूट्रल एक्सिस से इस एरिया के सेंट्रोइड का डिस्टेंस हो जाएगा वाई बार। ठीक है ना। तो ए और वाई बार समझ में आ गया। ए ये वाला एरिया था, ठीक है, और वाई बार क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड ऑफ सेंट्रोइडल डिस्टेंस, सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ एरिया ए, ऑफ एरिया ए फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो एरिया ए जो था ये वाला शेडेड एरिया, इसका न्यूट्रल एक्सिस से जो सेंट्रोइड का डिस्टेंस है ये वाई बार है। तो ए क्लियर है, वाई बार क्लियर है, ए और वाई बार दोनों क्लियर। ए और वाई बार दोनों क्लियर, ठीक है। ए वाई बार क्या हो जाएगा, ए वाई बार, ए वाई बार हो जाएगा मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ एरिया ए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। देखो जब हम मोमेंट एरिया मेथड पढ़ रहे थे तब हमने मोमेंट ऑफ एरिया देखा था ना। मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, किसी पॉइंट के अबाउट अगर आप एरिया का मोमेंट देते हो, मतलब उस एरिया का सेंट्रोइड का डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते हो ना। अब फालतू की बातें बंद करो जरा, नहीं तो चैट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्या समझा रहा हूं मैं? आई एम एक्सप्लेनिंग। मोमेंट ऑफ एरिया क्लियर है ना, मोमेंट ऑफ एरिया। सोनू कुमार आप भी नोट कीजिए, ठीक है। चलो मोमेंट ऑफ एरिया क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ ए वाई बार, आई क्या हो जाएगा, आई सिंपल है, आई में कोई दिक्कत नहीं है। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बी क्या है, बी विड्थ ऑफ द सेक्शन, विड्थ ऑफ द सेक्शन। अब ये विड्थ ऑफ द सेक्शन कहां पर होगी, विड्थ ऑफ सेक्शन उस जगह पर होगी जहां पर जितनी शियर स्ट्रेस आ रही है ना, वो शियर स्ट्रेस जिस लोकेशन पर आप कैलकुलेट कर रहे हो वहां पर जो विड्थ है ये वो वाली विड्थ हो जाएगी, ठीक है ना। तो विड्थ ऑफ सेक्शन हो जाएगा, विड्थ ऑफ द सेक्शन। क्लियर है, डन।
लिख लो सब लोग, हो जाए तो बता देना। डन, चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये तो हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो बस फॉर्मूला लिखना था, समझना था। अब इसके बेसिस पर ना हमें रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है ना, रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का रहेगा। ठीक है, पर एक चीज देखो, समझ लो कि शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। शियर स्ट्रेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ है ना। यानी किसी जगह पर अगर अचानक से विड्थ में चेंज आ गया तो शियर स्ट्रेस में भी अचानक से चेंज आ जाएगा उस जगह पर। शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। तो सेक्शन में अगर किसी एक लोकेशन पर विड्थ में अचानक से चेंज आ गया, जैसे फ्लैंज और वेब जहां पर मीट कर रहे होंगे, वहां पर शियर स्ट्रेस में अचानक से चेंज आ जाएगा, सटाक से चेंज आ जाएगा, खूब सारा चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अलग अलग तरह के सेक्शंस के लिए। सबसे पहले लेते हैं हम रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो एक बात आप बताओ, रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर हम इस तरह से बनाएं, इस तरह से, ऐसे ऐसे ज्यादा ठीक लग रहा है या खाली रेक्टेंगल ज्यादा सही लग रहा है? ब्लैंक अंदर से खाली भरा हुआ पूरा सॉलिड टाइप का ज्यादा सही लग रहा है या खाली वाला ज्यादा सही लगता है? तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला वैलिड होगा कि नहीं होगा? खाली ज्यादा सही लगता है, चलो ब्लैंक खाली वाला। ठीक है, तो इसके लिए ये बताओ आप, जनरल फॉर्मूला वैलिड होगा कि नहीं होगा? जनरल फॉर्मूला तो सबके लिए वैलिड है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल। तो यहां पर अगर शियर स्ट्रेस देखें, दैट विल बी इक्वल टू वी ए वाई बार अपॉन आई बी। चलिए ठीक है ना, अब इससे एक जनरल लोकेशन लेते हैं जहां पर हमको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, वी आर टेकिंग अ जनरल लोकेशन एट वी विल बी कैलकुलेटिंग शियर स्ट्रेस। ठीक है, चलो इस जगह पर हमको कैलकुलेट करना था शियर स्ट्रेस। ठीक है, एट दिस लोकेशन वी वांटेड टू कैलकुलेट शियर स्ट्रेस। अब यहां पर अगर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना, कोई भी एक जनरल डिस्टेंस ले लिया y, ठीक है, और इस जनरल डिस्टेंस y पर आई वांटेड टू कैलकुलेट शियर स्ट्रेस। तो यहां पर v, शियर फोर्स तो वही का वही रहेगा, जो भी शियर फोर्स एक्ट कर रहा है शियर फोर्स के टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, a क्या हो जाएगा? a ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, a विल बी दिस एरिया। नाउ यहां पर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कांस्टेंट विड्थ रहेगी b, है ना, और डेप्थ रहेगी टोटल डेप्थ d, है ना। तो यहां पर ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा d/2। d/2 एरिया कितना आ जाएगा? ये एरिया व्हाट विल बी दिस एरिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, विड्थ इनटू दिस डेप्थ। ध्यान से सुनना, तुम्हें और किसी का चैट देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, नो नीड टू चेक चैट ऑफ एनी अदर पर्सन। क्या करोगे किसी और का चैट देख के? तो y डिस्टेंस पर मुझे कैलकुलेट करना था। ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस है d/2, दिस हाइट इज d/2, दिस डेप्थ इज d। ठीक है, ये डेप्थ d/2 हो जाएगा, और इसका सेंट्रोइड यहां से y डैश। ठीक है, ये तीनों के तीनों मैंने यहां शो कर दिए, यहां पर मैं वेरिएशन शो कर दूंगा इसलिए। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं? y डिस्टेंस पर, इस y डिस्टेंस पर मुझे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। न्यूट्रल एक्सिस से जो एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस है यहां पर, ये वाला एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। ठीक है, और इस एरिया का सेंट्रोइड यहां से न्यूट्रल एक्सिस से y बार है। ठीक, अब एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा b इंटू दिस डिस्टेंस। ये वाले डिस्टेंस से अगर मैं विड्थ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा एरिया आ जाएगा, यस और नो?
है ना। तो अब ये डिस्टेंस मुझे पता करना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d/2, और उसमें से ये वाला डिस्टेंस y में माइनस कर दूंगा, तो d/2 में से y माइनस कर दिया तो ये बचा इतना डिस्टेंस। ठीक है, d/2 पूरा था यहां से यहां तक, और इसमें से ये y डिस्टेंस मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास बचा ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा विड्थ b इंटू d/2 माइनस y, d/2 माइनस y। ठीक है, अब y बार देखते हैं, y बार कितना हो जाएगा। अब देखो y बार ना यहां से इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस है। ये चीज क्लियर हो गई, एरिया क्लियर हो गया सबको कि नहीं हो गया। आधे घंटे बाद मत पूछना सर ये एरिया कैसे निकाला था, सर रिपीट, सर शुरुआत से रिपीट कर दीजिए पूरा, ऐसे मत पूछना। ठीक है, क्लियर है ये, d/2 माइनस वाई इंटू बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं y बार, सेंट्रोइड का डिस्टेंस। देखो सेंट्रोइड क्या है, इसके बीचों बीच में है ना, ये वाले के और इसके बीचों बीच में है। ठीक है, इट इज एट द सेंटर ऑफ दिस। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस और यहां से ये वाला डिस्टेंस, यहां से एकदम एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस ये, और यहां से लोएस्ट वाले इसका डिस्टेंस, इन दोनों का अगर एवरेज ले लिया जाए तो यहां पर आ जाएगा ना y बार। y बार कहां पर आ जाएगा, इन दोनों के एकदम मिड पॉइंट पर आएगा। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस और यहां से ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों का ही मिड पॉइंट है ना ये, दिस इज मिड पॉइंट। तो अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ही तो ये एवरेज आ जाएगा बीचों बीच वाला। एवरेज का कॉन्सेप्ट तो सबको पता होगा, है ना, एवरेज का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा। तो अब यहां पर जो y बार आ जाएगा, y बार क्या आ जाएगा, d/2 प्लस वाई, d/2 प्लस वाई होल अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत, यस चलो इतना क्लियर हो गया। अब आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हटा देते हैं। आई क्या हो जाएगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा bd³/12, bd³/12 और विड्थ b हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल मेरे ख्याल से हो रहा है विड्थ। ठीक है, और यहां से 2 और 12 कैंसिल होके यहां पर बच रहा है 6। ठीक है, अब 6 चला जाएगा ऊपर, 6v। ठीक है, d/2 माइनस वाई और d/2 प्लस वाई दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हमारे पास बचेगा, d/2 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बचेगा, और नीचे बचेगा bd³। ठीक है, तो टाउ कितना आ जाएगा, 6v अपॉन bd³, d/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाले ब्रैकेट की जगह मैं बड़े ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है, ताकि ये अच्छा लगे थोड़ा। तो ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। अब शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोग ध्यान दो, d/2 माइनस y/2 क्यों होगा, y डिवाइडेड बाय 2 तो यहां भी नहीं है, y डिवाइडेड बाय 2 यहां भी नहीं है, कहां से आ जाएगा d/2 माइनस y/2। बरेली से प्यार मिल रहा है मुझे, थैंक यू सो मच। नोएडा से आपको भी प्यार। सर y बार कैसे हो गया उतना, y बार दोबारा से बता देते हैं। y बार क्या है, देखो ये वाला डिस्टेंस है ना y बार, इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस है ना, यहां से न्यूट्रल एक्सिस से इस एरिया के सेंट्रोइड का डिस्टेंस है y बार। ठीक है, ठीक, तो y बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, y बार यहां से इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस का एकदम मिड पॉइंट है कि नहीं है y बार, इसके एकदम बीचों बीच में आ रहा है। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस ले लिया और यहां से ये वाला डिस्टेंस ले लिया, तो इसका जो बीचों बीच आ जाएगा वो इन दोनों का एवरेज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों का एवरेज, एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस होल अपॉन 2 कर देंगे, एवरेज यही होता है ना, एवरेज। ठीक है ना, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस होल अपॉन 2,
तो ये आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना था y, ये वाला डिस्टेंस था d/2, तो y प्लस d/2 या d/2 प्लस y होल अपॉन 2 कर दिया, ये आ गया हमारा y बार। क्लियर है सबको y बार? एवरेज नहीं होगा, क्या होगा फिर बताओ तुम? बीचों बीच वाली चीज एवरेज नहीं होगी। आपके पास 10 रुपए हैं, आपके दोस्त के पास है 30 रुपए, आपके दोस्त के पास 30 रुपए हैं, और किसी ने कहा कि एकदम एवरेज बताओ कि बीचों बीच वाले रुपए कितने होंगे, बीचों बीच, है ना, बीचों बीच में जो खड़ा है आपका तीसरा दोस्त है, उसके पास जो रुपए हैं दोनों के एवरेज हैं, तो वो दोनों के एकदम बीचों बीच में आएगा ना। एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा? 10 + 30/2, यही एवरेज हो जाएगा ना इसके बीचों बीच में। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है कि ये एकदम बीचों बीच में है। माइनस करके, तुम माइनस करके निकाल लो, ठीक है। जो पहले से ही पढ़ के आए हैं ना, और जिनको ज्यादा ज्ञान है सर से, तो उनको सर कैसे समझा सकते हैं? सर थोड़ी समझा सकते हैं उनको, तुमको सब पहले सीखे सिखाए हो, ठीक है। तो जो से सीखे सिखाए ऑलरेडी वो अपने हिसाब से कर लें, सर तो अपने हिसाब से कराएंगे। माथा पच्ची करने थोड़ी बैठे तुमसे, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। चलो, अब ये आ गया हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप ये बताओ कि ये जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये y से किस तरह से डिपेंड कर रहा है? y पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है? y की हाईएस्ट पावर कितनी है? y की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? y की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो y की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पैराबोलिक, ठीक है ना। सो टाउ इज डिपेंडिंग ऑन y⁻², पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि y की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 2, ठीक है ना। तो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन तो है, देख लेते हैं कि यहाँ पर एंड पर कितना होगा, बीच में कितना होगा, यहाँ पर एंड पर कितना होगा, है ना, अलग अलग लोकेशंस पर कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो पहले देख लेते हैं मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर। तो आगे चलते हैं। इफ y = 0, इफ y = 0, शियर स्ट्रेस विल बी τmax के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो जरा, यहां पर जैसे जैसे y बढ़ेगा तो y नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। y बढ़ता जाएगा, ये ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी, y जैसे जैसे बढ़ेगा ये ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो जब y 0 हो जाएगा तब ये मैक्सिमम आएगा। तो एट y = 0 दिस होल टर्म विल बी मैक्सिमम, ये पूरी की पूरी टर्म मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? टाउ इज इक्वल टू τmax, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 6v/b d³ इंटू d/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 6v/b d³ इंटू d²/4। तो ये हो जाएगा 3/2v/bd। अच्छा, अगर हम एवरेज शियर स्ट्रेस निकालें, एवरेज शियर स्ट्रेस के पूरे एरिया पर कितनी एवरेज शियर स्ट्रेस आएगी, कैसे निकालेंगे? शियर फोर्स डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल का एरिया कर देंगे, शियर फोर्स डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल का एरिया। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माने तो एवरेज शियर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी? शियर फोर्स डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये टाउ एवरेज नहीं हो जाएगा, एवरेज शियर स्ट्रेस। तो 3/2 टाउ एवरेज के बराबर आ जाएगा। तो ये जो टाउ मैक्स आ जाएगा ये न्यूट्रल एक्सिस पर आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पर न्यूट्रल एक्सिस पे जो वैल्यू है वो तो आ गई, हमको ये मिल गई 3/2v/bd,
ठीक है। अब हम जरा एंड पॉइंट्स पर भी देख लेते हैं। एंड पॉइंट के लिए एकदम एक्सट्रीम फाइबर के लिए y की वैल्यू कितनी रखेंगे? फॉर एक्सट्रीम फाइबर हम y की वैल्यू रखेंगे 2। तो एफ वाई 2 नहीं d/2, इफ y इज इक्वल टू d/2 देन टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो जरा, टाउ विल बी 6v अपॉन bd क्यूब d/2 स्क्वायर माइनस y की जगह भी क्या रखना है यहाँ पर? y की जगह भी d/2 रखना है, तो d/2 स्क्वायर माइनस d/2 स्क्वायर ये तो जीरो हो जाएगा, d/2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो दिस विल बी शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू जीरो। ये टाउ जीरो हो गया। ठीक है, अब जब ये टाउ जीरो हो गया तो फिर टॉप पर भी जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पैराबोलिक। और मिड हाइट पर एकदम बीच में, मिड हाइट कह रहा हूँ सॉरी, न्यूट्रल एक्सिस पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस, ऐसा। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था वो इससे काफी अलग था। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस, है ना। तो यहां पर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर जीरो हो गया, एक्सट्रीम फाइबर्स पर जीरो है, और यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी टाउ मैक्स, दिस विल बी इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज। 1.5 या 3/2 जो लिखना चाहो, 3/2 भी सही और 1.5 भी सही। ये आ जाएगा आपके पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? d/2 वाला केस बता दीजिए, क्या दिक्कत है d/2 वाले केस में? y जब d/2 पर होगा, एक्सट्रीम फाइबर पर होगा, y की वैल्यू d/2 रख दो यहाँ पर, तो d/2 का स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेयर बेंडिंग स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम देयर शियर स्ट्रेसेस आर जीरो एंड वाइस वर्सा। तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शियर, जिस जगह पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है वहां पर शियर स्ट्रेस जीरो है, और जहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है वहां बेंडिंग स्ट्रेस जीरो है। बहुत ही बढ़िया आदित्य, क्या बात है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? सोनू कुमार, y की जगह पर d/2 रख के क्या कैलकुलेट नहीं कर पाओगे इसको? y की जगह d/2 रख दो और कैलकुलेट कर लो, नहीं हो पाएगा इतना काम? ये डाउट है तुम्हारा? हम्म। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। आगे चलते हैं सर्कुलर सेक्शन पे। तो सर्कुलर सेक्शन देखो, एक बार हमने रेक्टेंगुलर के लिए डिराइव कर लिया, है ना। अब सारे के सारे सेक्शंस के लिए डिराइव करने की जरूरत नहीं है ना। यहां पर हमको बस क्या करना है, अब डिस्ट्रीब्यूशन भर देखना है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना। सो वी हैव टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर सर्कुलर सेक्शन के लिए देख लेते हैं किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, रहेगा पैराबोलिक ही। इट विल बी स्टिल बी पैराबोलिक। ठीक है, सर्कुलर के लिए पैराबोलिक रहेगा। सर्कुलर के लिए भी पैराबोलिक रहेगा और सबके लिए भी पैराबोलिक ही रहेगा। ठीक, तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रही है यहां पर टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। सर्कुलर सेक्शन के लिए जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा सेंटर पर वो आ जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। क्लियर?
डन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सर्कुलर सेक्शन हो गया। अब ट्रायंगुलर सेक्शन पर चलते हैं। लेट अस सी नाउ ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन में शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, अरे ठीक है, सो दिस इज ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन में शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन एक तो हो गई मिड हाइट, और एक हो गई h/3। ठीक है, तो मिड हाइट कितनी हो जाएगी? मिड हाइट हो जाएगी इस तरह से कि यहाँ पर h/2, ठीक है, और ये भी h/2 हो जाएगा, यहाँ से भी h/2, ठीक है ना। और ये वाली हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से h/3। जब यहाँ से h/3 है तो ऊपर से ये 2h/3 हो जाएगा, और इसका तो ऊपर नीचे दोनों से h/2 रहेगा, ठीक है ना। तो टोटल हाइट इज h, टोटल हाइट है h, ठीक है, और बेस विड्थ है b, बेस विड्थ इज b, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि मिड हाइट पर ही मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। मिड हाइट पर मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पर। ये आ जाएगा टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। 3/2 ऑफ टाउ एवरेज का मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 ऑफ टाउ एवरेज, 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पर जो आ जाएगा, टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। 4/3 ऑफ टाउ एवरेज मतलब 1.33 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है ना। तो ज्यादा कहां पर हो गया? ज्यादा यहां पर हो गया, मिड हाइट पर सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे पढ़ाने से सोम इजी लगने लगी, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए आपको शुभम सर आएंगे, तो भी और स्ट्रक्चर भी आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो टाउ मैक्स हो जाएगा यहाँ पर मिड हाइट पर 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, और टाउ मैक्स यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस पर जो हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस पर दैट इज 4/3, ठीक है। ये याद रखना है। तो यानी इसके अंदर ना सर्कुलर वाला और रेक्टेंगुलर वाला दोनों आ जाएंगे। एवरेज कैसे निकालें? टाउ एवरेज विल बी इक्वल टू टाउ एवरेज, जो भी शियर फोर्स आ रही है, जो भी शियर फोर्स आ रही है, शियर फोर्स विल बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर कोई शियर फोर्स को आप एरिया से डिवाइड कर देते हो, एवरेज वाली वैल्यू आती है कि नहीं? जैसे कि आप क्या करते थे, यहां पर एक्सियल लोडिंग जब लगती थी, एक्सियल लोडिंग में फोर्स पी लग रही है, ठीक है ना। तो जो एवरेज एक्सियल स्ट्रेस आती थी, है ना, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आती थी, डायरेक्ट स्ट्रेस आती थी, वो कांस्टेंट रहती थी ना। तो अगर कांस्टेंट स्ट्रेस लग रही है ना, हर जगह पर सेम वैल्यू है, तो वही तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगी। तो यहां पर भी ऐसे ही है, ये शेयर वाली वैल्यू, शेयर स्ट्रेस एवरेज हो जाएगी, ऐसे शेयर फोर्स बाय एरिया कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस केस में रेक्टेंगल वाला भी आ गया और सर्कुलर वाला भी आ गया, ठीक है। ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए कैलकुलेट कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लिख लिया सबने? ऑल ऑफ यू हैव रिटन?
टाउ मैक्स इज एट h/6 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ये h/6 कैसे आया? h/2 माइनस h/3 कर दोगे, है ना, टोटल हाइट है h, है ना, तो और ये है h/2, तो h/2 में से आपने h/3 को हटा दिया तो ये h/6 बचेगा, है ना। तो वो कैलकुलेट आप कर सकते हो चाहो तो, चलो चाहो तो लिख लो आप। सो दिस डिस्टेंस h/6 यू कैन राइट डाउन h/6, ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो, वेरी इजी। ठीक है, आगे चलते हैं। डायमंड सेक्शन, तो डायमंड सेक्शन हमने कई बार देखा। डायमंड सेक्शन बेसिकली क्या है? स्क्वायर सेक्शन ही है, लेकिन स्क्वायर सेक्शन को ना 45 डिग्री घुमा के बना दिया, तो उसको बोल देते हैं हम डायमंड सेक्शन। है वो स्क्वायर सेक्शन ही, है ना, स्क्वायर सेक्शन ही है। इसको 45 डिग्री घुमा दिया, तो इसको बोलने लगे, नामकरण संस्कार कर दिया इसका डायमंड सेक्शन, ठीक है। एंड अरे क्या हो रहा है? सिलेक्ट क्यों नहीं होता ये आजकल? देखो नहीं हो रहा सिलेक्ट, कोई बात नहीं, मत हो। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो किस तरह का बनेगा? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ऐसा। अच्छा एक चीज आप देखना, थोड़ा सा नोटिस करना आप, ठीक है, जैसे जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं, है ना, तो शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जा रहे हैं शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर में ज्यादा वैल्यू कहां पर आ रही है? न्यूट्रल एक्सिस पे ज्यादा वैल्यू कहां पर आ रही है? ज्यादा वैल्यू आ रही है रेक्टेंगुलर में, यहां पर कम वैल्यू आ रही है। क्यों कम वैल्यू आ रही है? कम वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर विड्थ बढ़ गई है ना। जिस विड्थ पे आपको कैलकुलेट करना है उस विड्थ से डिवाइड करते हो ना आप, है ना, तो उस जगह की, उस सेक्शन की विड्थ से डिवाइड हो जाएगा, तो जो शियर स्ट्रेस आ जाएगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, है कि नहीं है? ठीक है, तो यहां पर सर्कुलर में ज्यादा विड्थ है कि नहीं है? रेक्टेंगुलर के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा विड्थ है, तो ज्यादा विड्थ होने की वजह से शियर स्ट्रेस यहां पर रेक्टेंगुलर से कम आ गया है। समझ में आई ना बात? क्या मैं बताना चाह रहा हूं ये आपको समझ में आया? थोड़ा सा जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो चीज समझ में आई? शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, यस और नो, है ना। अब रेक्टेंगुलर में तो विड्थ चेंज नहीं हो रही, रेक्टेंगुलर में विड्थ चेंज नहीं हो रही, है ना, कांस्टेंट विड्थ है, तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन था वो दिख गया। लेकिन सर्कुलर में क्या है? सर्कुलर में भी आ तो ऐसा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं ना विड्थ बढ़ती जा रही है, तो यहां पर शियर स्ट्रेस जो है वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस जगह पर देखो विड्थ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है रेक्टेंगुलर के कंपैरिजन में, तो यहां पर शियर स्ट्रेस थोड़ी सी कम रहेगी रेक्टेंगुलर से, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई? वेरी गुड। ट्राइंगुलर में भी देखो, यहां पर जैसे जैसे यहां पर जा रहे हैं तो शियर स्ट्रेस तो बढ़ रही है, लेकिन फिर इसके बाद देखो कि विड्थ ज्यादा बढ़ जाती है, तो शियर स्ट्रेस थोड़ी सी कम ही रह जाती है फिर, है ना, शियर स्ट्रेस थोड़ी सी कम रह जाती है। डायमंड सेक्शन में भी देखो जैसे जैसे हम यहां पर आते जाएंगे तो शियर स्ट्रेस बढ़ेगी तो सही, लेकिन जब इतनी ज्यादा पास में पहुंच जाएंगे ना तो यहां पर क्या है, विड्थ काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो शियर स्ट्रेस वापस से कम होने लग जाती है ना, शियर स्ट्रेस वापस से थोड़ी सी कम होने लग जाती है। और शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पहले तो बड़ा, लेकिन फिर यहां पर क्या है, इतनी ज्यादा विड्थ बढ़ने की वजह से क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया शियर स्ट्रेस, तो ऐसे बन गया शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे। समझ में आई बात? इसको घुमा के लगाएंगे या उल्टा पलटी करके लगाएंगे, आएगा, चलो बना ही देते हैं। तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली सिमेट्रिकल तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो
है क्या कि यहां से यहां पर आते आते बढ़ तो रहा है, लेकिन ना जब एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विड्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वापस से विड्थ, बढ़ती हुई विड्थ की वजह से ये रिड्यूस भी हो जाता है। ठीक है, इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग ऑल्सो। तो जो आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है ना, वो न्यूट्रल एक्सेस पे देखने को नहीं मिलती, न्यूट्रल एक्सेस से थोड़े से डिस्टेंस पर देखने को मिलती है। मैक्सिमम वैल्यू विल बी सीन अ लिटिल बिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सेस। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस अवे पर देखने को मिलती है न्यूट्रल एक्सेस से। अरे ठीक है, इस तरह से। तो एट दिस लोकेशन विल गेट टाउ मैक्स, इस जगह पर हमको टाउ मैक्स मिलेगा। क्या हुआ? अच्छा, मुझे लगा क्या हो गया, सब गायब कैसे हो गया? क्या इतनी मेहनत पे पानी फिर जाता? तो दिस विल बी टाउ मैक्स। यहाँ पर इन दोनों लोकेशंस पर आपको टाउ मैक्स देखने को मिलेगा, और इनका जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा h/8। ठीक है ना, दिस डिस्टेंस विल बी h/8 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। h/8, 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 टोटल हाइट इज h। ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू देखने को मिलेगी, यहां पर न्यूट्रल एक्सिस पर देखने को जो वैल्यू मिल रही है टाउ, न्यूट्रल एक्सिस विल बी इक्वल टू टाउ एवरेज। एवरेज शियर स्ट्रेस के बराबर ही आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस पर। ठीक है, और ये जो ऊपर और नीचे जो आ रहा है ना मैक्सिमम वैल्यू, ये कितनी आ रही है? टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? टाउ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 9/8 ऑफ टाउ एवरेज। टाउ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 9/8 ऑफ टाउ एवरेज। 9/8 का मतलब हो जाएगा 1.125 ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1.125 ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, क्लियर है? बना लो इसको। सर कोई ट्रिक बताइए ताकि किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते। ट्राइंगल वाले केस में दो जगह पे टाउ मैक्सिमम तो नहीं हुआ सोनू कुमार, देखो जरा, तुमने बना भी शायद गलत लिया होगा। टाउ मैक्सिमम दो जगह पे हो रहा है क्या? ट्राइंगुलर वाले केस में नहीं, टाउ मैक्सिमम दो जगह पे नहीं हो रहा है। यहां पर हो रहा है टाउ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, दिस इज टाउ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज नॉट टाउ मैक्सिमम। सब लोग करेक्ट कर लो इसको, लिख लो इसको जल्दी से। टाउ मैक्सिमम नहीं है, ये टाउ न्यूट्रल एक्सिस है, शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। मैक्सिमम वाला यहां पर हो जाएगा मिड हाइट पर, है ना, मैक्सिमम मिड हाइट पर है, यहां पर टाउ न्यूट्रल एक्सिस है। दिस इज नॉट टाउ मैक्स। ये सबने करेक्ट कर लिया, ये वाला पार्ट सब लोग करेक्ट कर लो। दिस करेक्ट कर लो ये। डन। चलो आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट, डायमंड सेक्शन हो गया, अब आई सेक्शन, आई सेक्शन पर चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आई सेक्शन।
डन। चलो, आपके चरणों में सादर प्रणाम। कहाँ है? दरी है मेरे चरणों में, तो सादर प्रणाम तो नहीं दिख रहा। चलो आगे चलते हैं। तो ये आई सेक्शन देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी आई सेक्शन। अब देखो आई सेक्शन में यहां पर क्या होगा, इतने पार्ट में शियर स्ट्रेस को ऐसा लगेगा कि रेक्टेंगुलर है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पैराबोलिक। इस तरह से पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा होगा, ऐसे 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 करके पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इतने पार्ट में भी इसको लग रहा होगा कि ये तो रेक्टेंगुलर है, ऐसे पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा होगा। अचानक से क्या हुआ, सेक्शन अचानक से छोटा हो गया, अचानक से सेक्शन सटाक छोटा हो गया, है ना। विड्थ अचानक से कम हो गई, और जैसे ही विड्थ अचानक से कम हो गई तो शियर स्ट्रेस क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। विड्थ जैसे ही अचानक से कम हुई तो शियर स्ट्रेस के साथ क्या हुआ, शियर स्ट्रेस अचानक से बढ़ गया, ठीक है। शियर स्ट्रेस अचानक से बढ़ गया, ठीक है। दरी नहीं है, सॉरी, कालीन है चरणों में, सादर कालीन। अब आप लोग कहोगे कालीन भैया, नहीं, ठीक है। तो यहां पर शियर स्ट्रेस अचानक से बढ़ जाएगा। अब चलो, शियर स्ट्रेस अचानक से तो बढ़ गया, ठीक है, अचानक से तो बढ़ गया, लेकिन अचानक से बढ़ने के बाद फिर इतने में कैसा होगा, रेक्टेंगुलर की तरह ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहां से फिर इतने पार्ट में पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, देखो एक बार ना क्वेश्चन आया था कि आई सेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस कहां पर आती है, तो सेंट्रोइड पर ही आती है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने ना क्या लिख दिया था कि इस जगह पर मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं, इस जगह पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, यहां पर भी तो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। तो ये इससे थोड़ा सा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहां पर इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही वैल्यू, ठीक है। यहां पर आप देखोगे बीच में इससे ज्यादा ही मिलेगी, इससे ज्यादा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, बताओ सारे बच्चे, कहां पर आएगी, ये न्यूट्रल एक्सेस पर ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आई सेक्शन में न्यूट्रल एक्सेस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब यहां पर जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला आई सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आई सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और काफी बड़ा फॉर्मूला है, वो याद करने की जरूरत है नहीं। अगर आप उसको याद करते हो तो मतलब कि इतने सारे केसेस में वो वाला कैसे याद कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आई सेक्शन का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप क्या करना, आई सेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, वैसे नहीं आने वाला है, ठीक है, मैं बता देता हूं नहीं आने वाला। लेकिन बाई चांस 1000 साल में एक बार मान लो आई सेक्शन का क्वेश्चन आ गया। अगर आई सेक्शन का क्वेश्चन आ गया ना, तो आप वो वाले फॉर्मूला यूज कर लेना, SAY//IB, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे, आना है नहीं, है ना। तो इस तरह से आप कर लेना, तो हो जाएगा आपका काम। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको लिख लो। अभी ना हमारे पास बस 2-3 केस रह गए हैं, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिखा देते हैं, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है। लिख लिया, आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम ना जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, और ज्यादा डिटेल में उतनी गहराई में बताने की जरूरत है नहीं। आप तो अब इतने सारे सेक्शन देख लिए, आप आराम से देख के समझ सकते हो। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह के आते हैं, आपको सेक्शन दिया रहेगा और 3-4 तरह के वो दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, फिगर दे दिया जाएगा, और 3-4 तरह के आपके पास शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए जाएंगे। उन शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशंस में से आपको ये बताना है कि उन शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशंस में से आपको करेक्ट वाला शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताना होगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बस समझ लो, हो जाएगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बड़े आराम से आप लोग समझ सकते हो क्या हो जाएगा कि पहले इतने पार्ट पर जब फ्लेंज में हम हैं
तो फ्लेंज में हम है तो फ्लेंज में इसको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इस तरह से पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर अचानक से सेक्शन कम हुआ, अचानक से सेक्शन रिड्यूस हुआ और इसकी वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और फिर यहां से पूरा यहां तक नीचे भी जीरो रहेगा और पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इस तरह से। तो टी सेक्शन के लिए इस तरह का शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूला लिख दें आई सेक्शन का, चलो लिख देते हैं। फॉर्मूला आई सेक्शन का एक नहीं है, अनेक हैं, अनेक फॉर्मूले हैं। तो इस जगह का फॉर्मूला अलग, इस जगह का फॉर्मूला अलग और इस जगह का फॉर्मूला अलग, ठीक है ना। तो यहां पर है v अपॉन 8i ब्रैकेट में डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी है टोटल डेप्थ, स्मॉल डी क्या है, ये वाली डेप्थ, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, v अपॉन 8i कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। अब यहां पर जो इंक्रीमेंट हुआ ना, अचानक से बढ़ गया है, ये पता है कितना बढ़ गया, जिस रेशियो में विड्थ कम हुई है उसी रेशियो में ये बढ़ जाएगा ना। तो विड्थ कितनी कम हुई है, b और b के रेशियो में कम हुई है, और ये बढ़ कितना जाएगा, b बाय बी, कैपिटल b बाय बी, इतना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको याद कर सकते हो, एक जगह का याद हो गया तो दूसरी जगह का आप इससे b बाय बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर का कैसे याद करोगे, 8 v अपॉन 8i डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू बी बाय बी। अब ये क्या बता रहा है, इतनी वैल्यू तो है ही, साथ में इतनी थोड़ी सी और ऐड हो गई है। ये जो थोड़ी सी ऐड हो गई है ये किसके बराबर है, ये है s अपॉन 8i डी स्क्वायर के बराबर, इतनी और ऐड हो गई है। s नहीं है, सॉरी, v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, v, शियर फोर्स इज v अपॉन 8i डी स्क्वायर, ठीक है। इतनी और ऐड कर दो, बस ये हो जाएगा। फिर यहां पर कितनी आ जाएगी, इस जगह पर इसके ही बराबर आ जाएगी, जितनी ये है उतनी ही यहां पर आ जाएगी, और यहां पर कितनी आ जाएगी, ये जितनी यहां पर है उतनी यहां पर आ जाएगी, ठीक है, सिमेट्रिकल है। क्या हो गया, सब लोग हंस रहे हैं, क्या हो गया है, कुछ हुआ है क्या, कुछ तो हुआ है तुम्हारा चैट सेक्शन में, चलो छोड़ो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट टाइम लाइव। चलो बहुत ही बढ़िया, परमवीर चक्र मिलना चाहिए फिर तो। आगे चलते हैं, तो टी सेक्शन ये हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एच सेक्शन पर, एच सेक्शन या प्लस सेक्शन, ठीक है, इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक जैसा ही हो जाएगा। अब ना इतना ज्यादा हम वैसा नहीं बना रहे, ठीक है, आप लोग समझ जाओगे। तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहां से यहां तक, ये टोटल विड्थ मिला के होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां से यहां तक तो एकदम रेक्टेंगुलर चलेगा, पैराबोलिक की तरह। अचानक से यहां पर विड्थ बढ़ जाएगी, अचानक से जब विड्थ बढ़ जाएगी तो विड्थ बढ़ने के साथ क्या होगा, शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा, विड्थ बढ़ने के साथ शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये यहां पर शियर स्ट्रेस में अचानक से रिडक्शन देखने को मिलेगा, और नीचे से जब देखेंगे तो यहां तक भी इतना ही होगा ऐसे, और इस जगह अचानक से रिडक्शन, और फिर इतने पार्ट में भी आपको पैराबोलिक, थोड़ा सा पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपको एच सेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर भी सिमेट्रिकली हो जाएगा एकदम उस जैसा ही। यहां से यहां तक कांस्टेंट चली आ रही थी विड्थ, है ना, तो यहां से यहां तक कांस्टेंट चली आ रही है, फिर अचानक से विड्थ बढ़ गई, अचानक से विड्थ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, है ना, वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस विल रिड्यूस। तो यहां से यहां तक ऐसा जाएगा, फिर अचानक से शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम यहां पर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ कंप्लीट करा रहे हैं बेटा, भूख लग रहा है, ठीक है, कंप्लीट ही करा रहे हैं, बनाना तो पड़ेगा ना, उसके लिए ड्रॉ तो करना पड़ेगा। कंप्लीट नहीं करा रहे क्या, बताओ। चलो अब ये वाले के लिए, इसके लिए देखो,
जब हम इतने पार्ट तक जाएंगे ना, इतने पार्ट तक जाएंगे, तो यहां वाले पार्ट तक ऊपर और नीचे से कैसा चलेगा, पैराबोलिक टाइप का चलेगा। यहां वाले पार्ट तक ऊपर और नीचे से पैराबोलिक जैसा चलेगा, जैसा पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एकदम वैसा डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा पैराबोलिक, ठीक है, यहां से यहां तक इतने पार्ट में, ठीक है। और फिर यहां पर क्या होगा, अचानक से चेंज नहीं हो रहा है एरिया, एरिया में सडन चेंज आ रहा है क्या, विड्थ में सडन चेंज आ रहा है क्या, विड्थ में धीरे धीरे से चेंज आ रहा है, और विड्थ कम होती जा रही है, विड्थ कम होती जा रही है यानी शियर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। तो यहां से ना फिर धीरे 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 ऐसे ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाएगी और इस तरह का बन जाएगा। तो इतने पार्ट में आपको शियर स्ट्रेसेस थोड़े से ज्यादा और देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। बस ये लास्ट था, ये लास्ट था। ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है ना, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बना लो सब लोग। बच्चे अगर जान दे देंगे तो हम ले लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो भी बच्चे अपनी जान देना चाहें मुझे दे सकते हैं, मैं तिजोरी में संभाल के रख लूंगा, जब मेरी खत्म हो जाएगी तो फिर मैं ऐसे और लंबा जी लूंगा। ऐसे ट्रांसफर हो जाती है क्या जान, नहीं हो पाती। टेस्ट सिलेबस प्लीज मेंशन, या प्लीज मेंशन टेस्ट सिलेबस। इंग्लिश की भी क्लास करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। आज मजा आ गया पढ़ के, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ क्वेश्चंस भी लाए थे हम, लेकिन क्वेश्चंस तो अभी हो नहीं पाए, कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। प्लीज टेस्ट सिलेबस बता दीजिए। तो तुम प्लीज से पूछ रहे हो कि टेस्ट सिलेबस बता दीजिए। चैट डिसेबल करके पढ़ाया करें, टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है। बाबा सिद्दीकी सर, कुछ भी समझ लीजिए, बस बता दीजिए। कुछ भी कैसे समझूं, बताऊंगा तो तभी जब समझ पाऊंगा। चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। फालतू की बकवासें बहुत हो गई, लेकिन बहुत काम की चीजें पढ़ी हैं आज हमने, ठीक है। ट्राइंगल को छोड़ के सब समझ आ गया तो याद कर लो ट्राइंगल, ठीक है। चलो तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं मंडे को।